11 साल की उम्र एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें ज़्यादातर बच्चे अपना समय खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, लाइफ में आगे जाकर क्या बनना है, क्या अचीव करना है, ये सोचकर बिताते हैं। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसी लड़की भी थी जिसने अपनी उम्र के इस पड़ाव में कत्ल करना, लोगों को मारना शुरू कर दिया था। दुनिया भर में वो लड़की सबसे छोटी सीरियल किलर के नाम से जाने जाने लगी। आइए आज उस लड़की की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। मेरा नाम है शिवानी लूथरा और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम विद शिवानी। तो चलिए उस लड़की के बारे में जानते हैं। उस लड़की का नाम था मैरी फ्लोरा बेल, जिसका जन्म 26 मई 1957 को इंग्लैंड में हुआ था। मेरी बेल की मदर का नाम एलिज़ाबेथ था, जो कि पेशे से एक प्रॉस्टिट्यूट थी। एलिज़ाबेथ का ज़्यादातर समय ट्रैवल करते हुए बीतता था। इसी वजह से मेरी बेल और उसके भाई बहन अपने पिता के पास रहते थे। मेरी की माँ जब 17 साल की थी तभी उसने मेरी को जन्म दे दिया था। मेरी के बाप के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी, पर लोगों को लगता था कि विलियम नाम का बंदा मेरी का बायोलॉजिकल फादर हो सकता है। मेरी को भी ऐसा लगता था कि उसके फादर का नाम विलियम है। विलियम एक अल्कोहलिक था और हार्डकोर क्रिमिनल भी था। वह कई बार आर्म्ड रॉबरी की वजह से अरेस्ट भी हुआ था। जब मैरी छोटी थी, विलियम ने उसकी माँ से शादी की थी, पर यह श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता है कि विलियम ही मैरी का फादर था। शुरू से ही मैरी की माँ मैरी को निग्लेक्ट करती रहती थी। उसकी आंटी इज़ा क्रिकेट का भी ये कहना था कि जब मैरी पैदा हुई थी और हॉस्पिटल के स्टाफ ने जब मैरी को एलिज़ाबेथ की बाहों में दिया था तो वह गुस्सा हो गई थी और उसने हॉस्पिटल वालों को बोला था कि मैरी को उसकी आंखों के सामने से दूर ले जाओ। जब मैरी छोटी थी और अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी तब उसे बहुत छोटी लगती थी। उसके पड़ोसियों का मानना था या तो मैरी को खेलते हुए चोट लगती थी या तो उसकी माँ उसे जानबूझकर मारती थी। उनका मानना था कि एलिज़ाबेथ मैरी को जानबूझकर जान से मारना चाहती है। 1960 में एक वक्त एलिज़ाबेथ ने मैरी को फर्स्ट फ्लोर से खिड़की से नीचे फेंक दिया था। तो एक बार उसने मैरी को नींद की गोलियां खिलाकर मारने की कोशिश की थी, पर मैरी हर बार बच जाती थी। एक बार तो एलिज़ाबेथ ने मैरी को एक ऐसी औरत जो कि मेंटली अनस्टेबल थी, जिसे बच्चा नहीं हो रहा था, उसे बेचने की कोशिश की थी। उस समय एलिज़ाबेथ की बड़ी बहन कैथरीन ने मैरी को उस औरत के चंगुल से छुड़ाकर घर लेकर आ गई थी। एलिज़ाबेथ की फैमिली ने एलिज़ाबेथ से मैरी की कस्टडी लेने की बहुत कोशिश की, पर एलिज़ाबेथ ने मैरी की कस्टडी देने से मना कर दिया। 1960 का मिड आते आते एलिज़ाबेथ ने अपने क्लाइंट से अपनी बेटी मैरी को सेक्सुअली अब्यूज़ करवाना भी शुरू कर दिया था। इन सब चीज़ों के कारण मैरी का बिहेवियर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो रहा था। उसका मूड कभी भी बदल जाता था, जिसकी वजह से उसने दूसरे बच्चों से झगड़ना भी शुरू कर दिया था। कई बार तो स्कूल में उसने बच्चों का गला दबाकर उन्हें मारने की भी कोशिश की। एक बार तो उसने एक लड़की का मुंह मिट्टी से भरकर उसे मारने की कोशिश की। उसके इस वायलेंट बिहेवियर को देखते हुए अब बच्चे मैरी से दूर रहते थे। कोई उससे बात नहीं करता था। बच्चों ने अब उससे दूर रहना शुरू कर दिया था। जब बच्चे मैरी की बड़ी बड़ी आंखों को देखते थे तो वो समझ जाते थे कि मैरी अब उन पर अटैक करने वाली है। इस समय मैरी की सिर्फ एक ही दोस्त होती थी, जिसका नाम नॉर्मा बेल था, जो मैरी की पड़ोसी भी थी। दोनों ज़्यादातर समय साथ ही बिताते थे। आइए अब मैरी की शुरुआती असोल्ट के बारे में भी बात कर लें। 11 मई 1968 के दिन एक 3 साल का बच्चा खून से लथपथ सेंट मार्गरेट रोड पर पाया जाता है। पुलिस से बातचीत करने पर वह लड़का बताता है कि वह मैरी और नॉर्मा बेल के साथ एक एयर रेड शेल्टर की छत पर खेल रहा था। उसको मैरी ने छत से धक्का दे दिया, जिससे उसको सिर पर काफ़ी चोट आई और बहुत सारा खून बहने लगा। उसी शाम को 3 छोटी लड़कियों के माँ बाप ने पुलिस को कांटेक्ट किया और कंप्लेंट की
कि जब उनकी बच्चियां बाहर खेल रही थी तो वहां मैरी और नॉर्मा आई और उन्होंने उनकी बच्चियों का गला दबाकर मारने की कोशिश की। उसी शाम को उन दोनों लड़कियों मैरी और नॉर्मा को पुलिस ने बुलाया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के वक्त मैरी सब कुछ जानते हुए भी इनकार कर देती है, पर नॉर्मा पुलिस को बताती है कि हाँ, मैरी ने इन तीनों को मारने की कोशिश की। उसने पुलिस को बताया कि मैरी इन लड़कियों के पास गई और उनको बोलती है कि अगर मैं तुम्हारा गला दबाऊंगी तो तुम मर जाओगी। फिर वह एक एक करके उन तीनों लड़कियों का गला दबाना चालू कर देती है, जिससे लड़कियों का चेहरा पर्पल होना शुरू हो जाता है। नॉर्मा आगे पुलिस को बताती है कि मैंने मैरी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। ये सब चलता रहा और मैरी का नेचर बद से बदतर होता गया। फिर आई 25 मई 1968 की रात। मैरी के 11वें जन्मदिन में एक दिन पहले मैरी एक घर में जाती है जो 85 स्ट्रीट मार्गरेट रोड पर स्थित होता है। मैरी उसके पहले फ्लोर के बेडरूम में जाती है और वहाँ 4 साल का बच्चा जिसका नाम मार्टिन ब्राउन था उसका गला दबाकर उसका मर्डर कर देती है। ये सब काम वो अकेले ही करती है। उसी दोपहर 3:30 बजे ब्राउन की बॉडी 3 बच्चों द्वारा देखी गई। बच्चों ने बताया कि ब्राउन बेड के ऊपर पीठ के बल लेटा हुआ था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। घर के इस कमरे में वायलेंस के और कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे थे। बच्चे बाहर आते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पास से जा रहा एक आदमी जिसका नाम जॉन हॉप था आवाज़ सुनकर ऊपर कमरे में जाता है और मार्टिन को बचाने के लिए सीपीआर देता है, पर उस समय तक मार्टिन की डेथ हो चुकी होती है। वजह से मार्टिन सीपीआर को रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। तभी बेडरूम के दरवाजे पर 10 साल की मैरी और 13 साल की उसकी नेबर नॉर्मा बेल उसके बेडरूम के दरवाजे पर आते हैं, पर वहाँ खड़े लोग दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। वहाँ से दोनों मार्टिन की आंटी रीटा फिनले के पास जाते हैं और उसे बुलाते हैं कि आपकी सिस्टर के बच्चे के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है। हमें लगता है कि वो मार्टिन है, पर हम पूरी श्योरिटी के साथ कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि उसके शरीर पर पूरा खून फैला हुआ था। अगले दिन डॉक्टर बर्नार्ड मार्टिन की बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि मार्टिन की पूरी बॉडी पर चोटों के कोई निशान नहीं है और उसकी मौत का कारण क्या है यह वह अभी नहीं बता सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर को लगता था कि मार्टिन की मौत जहर खाने की वजह से हुई है, पर डॉक्टर बर्नार्ड बताते हैं कि नहीं, मार्टिन की मौत जहर खाने की वजह से नहीं हुई है। 7 जून तक इन्वेस्टिगेशन चलती है, पर जब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन बंद कर देती है। फिर आता है मैरी का 11वां बर्थडे, जो कि था 26 मई का दिन। वो और नॉर्मा एक नर्सरी की छत पर चढ़कर उसकी टाइल्स हटाकर नर्सरी में घुसते हैं और उसमें तोड़फोड़ करते हैं और सारी किताबें फाड़ देते हैं। फर्नीचर उलट पुलट कर देते हैं, सारी दीवार पर इंक फेंक देते हैं, नर्सरी तबाह कर फिर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन नर्सरी में काम करने वाले लोग आते हैं और देखते हैं कि अंदर चारों तरफ तोड़फोड़ हुई है और वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। वहाँ पुलिस को 4 नोट्स मिलते हैं, जिसमें पहले नोट में लिखा होता है कि मार्टिन का मर्डर उन्होंने किया है। दूसरे नोट में लिखा हुआ था हमने मार्टिन ब्राउन को मारा है, जो करना है कर लो। पुलिस को वो नोट पढ़कर लगता है कि ये एक चाइल्डिश प्रैंक है और वो इस मामले को रफा दफा कर देते हैं। 2 दिन बाद 29 मई को मार्टिन ब्राउन के फ्यूनरल से पहले दोनों लड़कियां मार्टिन की मां जून को फ़ोन करती हैं और जून से कहती हैं वह मार्टिन से मिलना चाहती हैं और जून उनको बताता है कि मार्टिन की मौत हो चुकी है। मैरी जून को बोलती है कि मुझे पता है मार्टिन की मौत हो चुकी है और हाँ, मैं उसे ताबूत में देखना चाहती थी। इसके बाद 31 जुलाई 1968 को ब्रायन हुई नाम का बच्चा अपने घर के बाहर से गायब हो जाता है। आखिरी बार उसके माता पिता ने उसे घर के बाहर अपने एक सिबलिंग, फैमिली डॉग नॉर्मा और मैरी के साथ खेलते हुए देखा था।
जब वो दोपहर तक घर नहीं आता है तो उसके माता पिता अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ सब जगह उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। रात को 11:10 पर कुछ लोगों को ब्राउन की बॉडी 2 बड़े पत्थरों के बीच पड़ी हुई मिलती है। पुलिस वहां आती है और शुरुआती जांच में पता चलता है कि जिस तरह से ब्रायन की बॉडी 2 पत्थरों के बीच में पड़ी हुई है और उस पर घास पड़ी हुई है, किसी ने मार्टिन की बॉडी को यहाँ छुपाने के लिए डाला था। ब्राउन की पूरी बॉडी पर काफ़ी खरोंचों के निशान थे। उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। गले पर रस्सी के भी निशान थे, जिसे देखकर ये लग रहा था कि किसी ने उसका गला दबाकर मारा है। उन्हें ये भी पता चला कि उसे मरे हुए 7 से 7.5 घंटे हो चुके हैं। जिसने भी ब्रायन को मारा था उसने ब्रायन के एक हाथ से मुंह और नाक बंद करके दूसरे हाथ से उसका गला दबाया था। उसके पैरों को भी किसी धारदार हथियार से कई बार वार किया गया था। उसके सिर के बाल भी काटे गए थे। बहुत ही बुरे तरीके से उसके पेट पर एम का निशान बनाया गया था। घाव की तीव्रता को देखते हुए पोस्टमार्टम करने वालों को लगा कि इसका कत्ल किसी बच्चे द्वारा किया गया है। उसकी बॉडी पर ग्रे और मैरून कलर के टुकड़े भी मिले, जिसे देखकर पुलिस को लगा कि ये कपड़े ब्रायन के नहीं हैं, ये कपड़े कातिल के हो सकते हैं। ब्रायन की मौत की खबर अब हर जगह फैल चुकी थी। इस केस पर 100 से ज़्यादा डिटेक्टिव असाइन किए जाते हैं। 1200 बच्चों से पूछताछ की जाती है कि 2 अगस्त के दिन वो कहाँ थे। डिटेक्टिव मैरीवेल और नॉर्मा से भी पूछताछ करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने डिटेक्टिव को बताया था कि उन्होंने आखिरी बार ब्रायन को मैरी और नॉर्मा के साथ देखा था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर नॉर्मा एक्साइटेड लग रही थी, जबकि मैरी अधिक चौकस और शांत थी। हालांकि दोनों लड़कियां अपने शुरुआती बयानों में टाल-मटोल कर रही थीं। उन्होंने इन्वेस्टिगेटर को बताया कि हाँ, ब्राउन की मृत्यु वाले दिन हम ब्रायन के साथ खेल रहे थे, फिर हम खाना खाने चले गए थे और उसके बाद से उन्होंने ब्रायन को नहीं देखा। अगले दिन पूछताछ करने पर मैरी बताती है कि उसे याद आ रहा है कि उस दिन दोपहर को उसने ब्राउन को किसी 8 साल के लड़के के साथ खेलते हुए देखा था और उस लड़के को ब्रायन को थप्पड़ मारते हुए भी देखा था। आगे मैरी बताती है कि उसने उस लड़के को घास से पूरा कवर देखा था। ऐसा लग रहा था कि वह घास पर लेटकर आया है और उसने उसके पास छोटी सीजर भी देखी थी। मेरी इन्वेस्टिगेटर को बताती है कि मैंने उस लड़के को बिल्ली की पूंछ काटते हुए भी देखा था। इस बयान से डिटेक्टिव चीफ जेम्स डॉबसन को विश्वास हो गया था कि ब्रायन का कत्ल मैरी ने ही किया है, क्योंकि उस सीजर के बारे में या तो पुलिस जानती थी या सिर्फ कातिल। और जिस लड़के के बारे में मैरी ने डिटेक्टिव को बताया था, डिटेक्टिव तुरंत उस लड़के को बुलाती है और पूछताछ करने पर पता चलता है कि जिस समय ब्रायन का कत्ल हुआ था उस समय वो लड़का न्यूकासल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था, जहां उसे काफ़ी लोगों ने देखा था। फिर आती है 4 अगस्त की दोपहर। नॉर्मा बेल के पेरेंट्स पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारी बेटी नॉर्मा आपको ब्रायन की डेथ के बारे में कुछ बताना चाहती है। डिटेक्टिव चीफ डॉबसन के घर आते हैं और नॉर्मा से पूछताछ करते हैं। नॉर्मा बताती है कि उस दिन मैरी उसे उस जगह ले गई थी जहां ब्रायन की बॉडी पुलिस को मिली थी। वहां नॉर्मा को ले जाकर मैरी नॉर्मा को बताती है कि उसने ब्रायन का गला दबाकर कैसे उसे मारा, कैसे उसने ब्लेड से इतने सारे निशान ब्रायन की बॉडी पर बनाए। उसके बाद नॉर्मा पुलिस को क्राइम सीन के ऊपर ले जाती है और वह जगह दिखाती है जहां वह ब्लेड छुपा हुआ होता है। पुलिस फिर उस ब्लेड को फॉरेंसिक में भेजती है, जहां फॉरेंसिक वाले ये कंफर्म करते हैं कि ब्राउन की बॉडी पर जो निशान है वे इसी ब्लेड के द्वारा किए गए हैं।
फिर डिटेक्टिव 5 अगस्त की सुबह मैरी बेल के घर जाते हैं। इस बार मैरी अपने बयान को बदल देती है। वह कहती है कि आप लोग मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने लॉयर से बात करूंगी जो मुझे इसमें से निकाल लेगा। मैरी के घर से पुलिस नॉर्मा के घर पर आती है और इस बार नॉर्मा अपने बयान में पुलिस को बताती है कि हाँ, जब मैरी ने ब्रायन को गला घोंटा था तो मैं वहीं पर मौजूद थी। नॉर्मा ने आगे बताया कि जब वो तीनों टिन लिजी नाम की जगह पर अकेले थे तो मजाक मजाक में मैरी ने ब्रायन को घास पर धक्का दे दिया, फिर उसके ऊपर चढ़कर उसका गला घोंटने लगी। फिर उसने मुझे बोला कि ब्रायन का गला दबाते हुए मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, अब इसका गला तुम दबाओ। ये सुनकर मैं वहाँ से भाग गई और मैरी ब्रायन के पास अकेले रह गई थी। फोरेंसिक एग्जामिनेशन के अंदर पता चला कि 2 तरह के कपड़ों के टुकड़े ग्रे और मैरून थे जो ब्राउन की बॉडी पर मिले थे। मैरून कपड़े का जो टुकड़ा था वो नॉर्मा की स्कर्ट से मैच करता था और ग्रे कलर का टुकड़ा मैरी के कपड़ों से मैच करता था। ब्रायन की बॉडी लोकल सेमेंट्री में 7 अगस्त 1968 को दफनाई जाती है, जिसमें 200 लोग उसकी शव यात्रा में शामिल होते हैं। डिटेक्टिव चीफ डॉवसन भी वहां आते हैं। वो दूर से देखते हैं कि मैरी ब्रायन के घर के बाहर खड़ी होती है। जब ब्रायन का ताबूत घर से बाहर लाया जाता है, उसे देखकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। डॉबसन मन ही मन सोचता है कि मुझे इसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा वरना ये कहीं कोई और कत्ल ना कर दे। उसी रात 8 बजे डॉबसन ब्रायन के कत्ल के सिलसिले में दोनों लड़कियों को अरेस्ट कर लेता है। इन आरोपों के जवाब में मैरी कहती है मैंने जो किया वो ठीक किया, पर नॉर्मा रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं तुम्हें कभी इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी। फिर बहुत सारे गवाहों के सामने वो कबूल करती है कि जब ब्रायन का मर्डर हुआ था तो वो वहीं पर थी, पर मर्डर नॉर्मा ने किया है। वो आगे बताती है कि हाँ, जो नर्सरी में तोड़फोड़ हुई थी और जो लिखे हुए नोट्स मिले थे वो उन्हीं दोनों ने किया है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद दोनों लड़कियों को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि नॉर्मा आसानी से दूसरों की बातों में आ जाया करती थी और वो एक इमोशनल लड़की थी। दूसरी तरफ मैरी एक चालाक और शातिर लड़की थी जिसका मूड पल पल में बदल जाता था। बात करते करते वो एकदम से हिंसक भी हो जाया करती थी। जिन 4 साइकेट्रिस्ट ने मैरी का एग्जामिन किया था उन्होंने बताया मैरी मेंटल डिसऑर्डर से नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है। अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन डॉक्टर डेविड वेस्टवेरी ने यह निष्कर्ष निकाला कि मैरी की सोच अपने हिसाब से ही बदलती रहती है। वह खुद ही डिसाइड करती है कि कौन इंसान अच्छा है कौन बुरा है और खुद को सही साबित करने के लिए वो दूसरों से झगड़ा करना, हाथापाई करना, मार धाड़ करना, ये सब करती है। फिर आया मैरी और नॉर्मा के ट्रायल का समय। इनका ट्रायल 9 दिन तक चला। ज्यूरी मेंबर्स ने फैसला सुनाने से पहले 3 घंटे 25 मिनट तक आपस में बातचीत की। मैरी बेल की मर्डर से तो क्लियर कर दिया गया था, पर उसे उन दोनों लड़कों की कल्पेबल होमोसाइड के लिए दोषी पाया गया। नॉर्मा बेल को सब चार्जों से बरी कर दिया गया था। ये सुनकर नॉर्मा तो बहुत खुश हुई, पर मैरी ने रोना शुरू कर दिया। आगे जस्टिस कुसैक बोले कि मैरी एक डेंजरस लड़की है और वो दूसरों बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और हमें दूसरे लोगों को मैरी से बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मैरी को अनिश्चित काल के लिए कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब मैरी को कन्विक्ट किया गया उस समय उसकी उम्र 11 साल 6 महीने थी, जिसकी वजह से उसे ब्रिटेन का यंगेस्ट सीरियल किलर बताया गया जो आज तक कायम है। शुरू में मैरी को उल्हम रिमांड होम में रखा गया, उसके बाद उसे साउथ नॉरवुड रिमांड होम में शिफ्ट कर दिया गया, फिर उससे कुछ समय बाद रेड बैंक सिक्योर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया। 1969 में 24 कैदियों में सिर्फ मैरी ही एक
महिला कैदी थी। बाद में मैरी बेल ने ये बताया कि जब वह सिर्फ 13 साल की थी तो जेल के स्टाफ और वहाँ के कैदियों ने उसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया। नवंबर 1973 में जब मैरी 16 साल की थी तो उसे एचएन जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। फिर जून 1976 में मैरी बेल को मूर कोर्ट, जो कि एक ओपन प्रिजन था, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ उसने सेक्रेटरी का कोर्स किया, पर 15 महीनों बाद सितंबर 1977 में मैरी बेल अपनी एक और कैदी एनिट प्रीस्ट के साथ जेल से भाग जाती है। अगले काफ़ी दिनों तक उन्होंने अपना समय 2 यंग लड़कों के साथ ब्लैकपूल में पार्टी करते हुए बिताया, जहां मैरी बेल ने अपना नाम मैरी बेल से बदलकर मैरी रोबिन्सन रख लिया था। मैरी को उन दोनों लड़कों में से एक लड़के के घर से 13 सितंबर को अरेस्ट कर लिया गया। फिर जून 1979 को मैरी को एचएन जेल में अक्षाम ग्रेंजे, जो कि एक ओपन कैटेगरी प्रिजन था, उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि मैरी को सोसाइटी में आगे जाकर आज़ाद कर दिया जाए। फिर नवंबर 1979 में मैरी बेल ने एज ए सेक्रेटरी का काम अंडर गाइडेंस करना शुरू कर दिया और फिर वेट्रेस का काम एक कैफ़े में किया। फिर 23 साल की उम्र में 11.5 साल तक जेल में रहने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी ब्रिटेन की सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर मैरी बेल की कहानी, और आप सुन रहे थे क्राइम टाइम विद शिवानी लूथरा। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।